हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। न्यूज़ग्राम में फटाफट खबरों के बाद अब विस्तार से जरा खबर पर नजर डालते हैं। शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले से करने जा रहे हैं। इस मौत का सच जानने में सीबीआई लगी है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन की थियरी सुलझाने में भी जांच एजेंसियां जुटी हैं। रिया पर सुशांत के परिवार का यह आरोप कि रिया ने ही सुशांत की मौत की साजिश रची, उसे छिपाकर ड्रग्स दी, जिसे सुशांत का परिवार जहर का नाम दे रहा है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये आरोप सुशांत के परिवार की तरफ से रिया पर लगाए गए हैं। एक तरफ सीबीआई सुशांत केस की जांच कर रही है, दूसरी तरफ मुंबई में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हो चुकी है। हड़कंप मचा हुआ है। एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स के नेक्सस का पता लगाने के लिए बड़ा एक्शन कर रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर एनसीबी का यह एक्शन कारगर हुआ तो रिया और बॉलीवुड के ड्रग्स नेक्सस से पर्दा उठ जाएगा। आपको आगे बताएंगे एनसीबी क्या एक्शन लेने जा रही है। उससे पहले जरा रिपोर्ट देखिए एनसीबी का ऑपरेशन बॉलीवुड। सुशांत केस में अहम सुराग मिल गया। बॉलीवुड का ड्रग्स सप्लायर। एनसीबी का ऑपरेशन बॉलीवुड। सुशांत की मौत का सच जानने में जुटी सीबीआई रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही है। इस बीच ईडी रिया को ड्रग्स सप्लाई करने वाले संदिग्ध गौरव आर्या से सच जानने में जुटी है। कई जगह दावा किया गया कि गौरव आर्या ही वो कड़ी है जिससे रिया तक ड्रग्स पहुंचा, जिस ड्रग्स का शिकार सुशांत हुआ। सुशांत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगे कि उन्हें मारने के लिए रिया ने ड्रग्स की लत लगाई। रिया के ड्रग्स से ही सुशांत की मौत हो गई। जो आदमी इतना हुष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, वर्कआउट करता है, 8 पैक आया हुआ आदमी सुस्त होकर घर पे सो रहा है, कैसे सोएगा जब तक आप उसको कोई मात्रा में आप वो चीज नहीं दे रहे हो। तो रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी खुद। ये उजागर हो गया ईडी के इसमें कि वो 2017 में एमडी लेती थी जो हार्ड ड्रग है। उसके बाद 2019 में आप 4 बूंद आप कॉफी में कैफीन में डाल के दीजिए और आधे घंटे बाद किक आएगा। ये किसको देने की बात हो रही है? सुशांत को। क्या मात्रा में दे रही थी आप? सुशांत की मौत को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ड्रग्स का एंगल भी अहम माना जा रहा है। लेकिन सीबीआई की जांच के बीच मुंबई में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री ने सुशांत के राजदारों से लेकर बॉलीवुड के बीच हड़कंप मचा दिया है। एनसीबी की एंट्री के बाद मुंबई के ड्रग्स सप्लायरों के बीच हड़कंप है। कई ड्रग्स जलाए जा रहे हैं तो कहीं समंदर में फेंके जा रहे हैं। इन दो चेहरों को गौर से देखिए, क्योंकि इन्हीं दो चेहरों से उठने वाला है बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई के गंदे धंधे से पर्दा। मिल सकती है रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर अहम जानकारी, खुल सकता है सुशांत की मौत का राज, बेपर्दा हो सकती है रिया की साजिश। एनसीबी के रडार पर एक और संदिग्ध ड्रग्स सप्लायर है, नाम है सुवेद लोहिया। लेकिन उससे पहले जानिए कौन है फारूक शेख उर्फ फारूक बटाटा। फारूक बटाटा मुंबई ड्रग्स सिंडिकेट का बड़ा नाम है। शुरू में ये आलू बेचता था, इसलिए नाम के साथ बटाटा जुड़ गया। पैसे के लिए ड्रग्स के धंधे में आया। बटाटा का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है। बॉलीवुड में बड़े लोगों को ड्रग्स देने का आरोप है। हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी के बीच उठता बैठता है। हर बड़ी पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करता है। बटाटा के 2 बेटे हैं, सैफ और शादाब, दोनों इसी धंधे में शामिल हैं। एनसीबी के शिकंजे पर दूसरा नाम है सुवेद लोहिया। ये सुर्खियों में तब आया जब रिया उसकी कार से ईडी दफ्तर पहुंची थी। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सुवेद लोहिया पर नजर रखी जा रही है। रिया से कनेक्शन की जांच हो रही है। हालांकि इसके खिलाफ ड्रग्स सिंडिकेट में सीधे जुड़ने के सबूत नहीं है। एनसीबी के रडार पर तीसरा नाम है बकुल चंदेरिया। ये नाम बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई को लेकर पुराना है। बकुल एलएसडी और कोकीन का बड़ा सप्लायर माना जाता है। 2012 में क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार किया था। तब जुहू में एक बड़ी पार्टी की गई थी जिसमें बॉलीवुड के कई स्टार शामिल हुए थे। मेरे दो सहयोगी मृत्युंजय सिंह, मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं इन दोनों के पास। पहले मनोज वर्मा का रुख करते हैं और समझते हैं मनोज वर्मा से कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत मौत का मामला और ये जो ड्रग्स का गंदा धंधा सामने निकल कर आया है,
किस तरीके से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं मनोज? देखिए रोमाना, तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि एनसीबी की जो दिल्ली की टीम है और मुंबई की टीम है वो मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक ऑपरेशन जो है पूरे मुंबई में चलाया जा रहा है। वहीं बांद्रा इलाके में जबरदस्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन के तहत अभी अभी थोड़ी ही देर पहले एनसीबी की टीम 2 लोगों को लेकर के आई है। वो दोनों लोग कौन है अभी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड का नाम अब सामने आने लगा है और रिया चक्रवर्ती की जो चैट वायरल हुई थी और उसमें जो नाम सामने आए हैं उसको लेकर के अब एनसीबी की जो टीम है वो लगातार अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। और जो 2 लोग लेकर के आए हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसी सिंडिकेट से जुड़े हुए हों, इसी रैकेट से जुड़े हुए हों, क्योंकि साफ तौर पर जो श्रुति हैं और श्रुति के जो वकील हैं उन्होंने बताया था कि जो सुशांत हैं और रिया हैं वो एक तरीके का ऑर्गेनिक ड्रग्स लिया करते थे, गांजा लिया करते थे। तो वो कहां से आता था? आपको बता दूं, इससे पहले एनसीबी की टीम ने एक अब्बास और करण नाम के शख्स को जो गिरफ्तार किया था, उनका कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं निकला इस रैकेट से, रिया एंड पार्टी से, लेकिन उन्हीं की निशानदेही पर पूरे बांद्रा इलाके में रेड की जा रही थी और उसी का नतीजा है कि आज शायद हो सकता है कि सफलता एनसीबी के हाथ लगी हो। जैसा कि हम कल भी बता रहे थे कि एनसीबी की टीम एक बड़ा ऑपरेशन कर रही है और आज के दिन मंगलवार को कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। तो जो 2 लोग अभी मुंह छुपाते हुए आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच मृत्युंजय सिंह के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और समझते हैं मृत्युंजय सिंह से ये बड़ी खबर जो आ रही है ड्रग्स कनेक्शन में मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे मनोज। मृत्युंजय, क्या माना जाए, सुशांत की मौत के सच के साथ बॉलीवुड का ड्रग्स का जो काला सच है वो भी खुल सकता है? बिल्कुल सही कहा रोमाना आपने। और कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के बीच में जो ड्रग्स रिंग है, उस ड्रग्स रिंग को तोड़ने का काम सीबीआई कर रही है और उस रिंग को टूटने के बाद जो इसके तार जुड़े हैं उसको तोड़ने का काम एनसीबी कर रही है। इस वक्त 3 महत्वपूर्ण किरदारों को बुलाया गया है जो इस ड्रग्स रिंग को तोड़ने का काम कर रहे हैं इस पूछताछ में। पहला सैमुअल मिरांडा, दूसरा श्रुति मोदी और तीसरा राधिका। राधिका से कुछ समय पहले ही राधिका यहां से निकली है, लेकिन श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ चल रही है। ध्यान रहे कि इस ड्रग्स रिंग में विशेष तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में ये 3 प्रमुख किरदार हैं जो कि रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर इस ड्रग्स रिंग को चलाते थे, यानी कि ड्रग्स का सेवन करना, ड्रग्स को अरेंज करना। आपको याद होगा वो चैट जिसमें सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती को लिखा था स्टफ इज ओवर, और स्टफ ओवर करने की बात कही थी। तो ये अभी कुछ घटनाक्रम हुआ है, कोई व्यक्ति जा रहे हैं जिसकी हम जानकारी दर्शकों को देंगे कि कौन जा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो ड्रग्स रिंग है उस पर पूछताछ करने का काम किया जा रहा है। सैमुअल मिरांडा जो कि कहीं न कहीं रिया का बहुत बेहद करीबी था और माना जा रहा है, और जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है कि सैमुअल ही वो लिंक है जो सुशांत के घर तक ड्रग्स लाने का काम करता था और अलग अलग वैरायटी के ड्रग्स लाने का काम करता था। व्हाट्सएप पर वो वेरीफाई और कंफर्म करता था कि किस प्रकार का ड्रग्स चाहिए, वो तस्वीरों को भेजता था और सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी जिनका आपने नाम लिया अभी, ये इनके नाम बाकायदा एफआईआर में दर्ज हैं। राधिका जो आपने तीसरा नाम लिया, जरा उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल, राधिका एक अब तक गुमनाम नाम थी इस केस में, बहुत लोगों के सामने ये नाम नहीं आया था, लेकिन राधिका दरअसल पीआर का काम देखती थी, आधिकारिक तौर पर पीआर का काम देखती थी, लेकिन पैसों के बारे में और जो रिया के इर्द गिर्द काम काज का मामला था वो राधिका को बहुत बेहतरीन तरीके से पता था और इसीलिए आज सीबीआई ने राधिका को बुलाया था। इसके पहले भी वो एक बार आ चुकी हैं, लेकिन ये दूसरी बार आज उनको बुलाया गया था। दरअसल पीआर की जिम्मेदारी जो उनका सुशांत सिंह राजपूत के पब्लिक रिलेशंस की जिम्मेदारी थी उनकी टीम देखती थी, लेकिन ये रिया चक्रवर्ती की खास थी और ये भी उस रिंग का एक हिस्सा मानी जा रही है जिसके लिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि आप नजर बनाए रखिए, गंदा है पर धंधा है। बॉलीवुड में ड्रग्स के खेल की बात हम कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सच के साथ साथ बॉलीवुड में ड्रग्स के इस काले सच को भी शायद एजेंसियां इसका पर्दाफाश भी कर दे। और हम इस बात को क्यों कह रहे हैं जरा समझिए आप इन ग्राफिक्स के जरिए, जिससे पता चलता है कि किस तरीके से बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन वक्त वक्त पर सामने आया है। 2001 का साल था, फरदीन खान की गिरफ्तारी हुई थी इसी ड्रग्स कनेक्शन की वजह से। अच्छा, इससे पहले और पीछे चाहिए आप, 1982 में संजय दत्त को ड्रग्स के मामले में 5 महीने की जेल हुई थी। रणबीर कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि मारिजुआना वो लिया करते थे, ये बात खुद उन्होंने कबूली थी। 2005 में विजय राज
पकड़े गए थे ड्रग्स के आरोपों में, ड्रग्स रखने के आरोपों में। इतना ही नहीं, रैपर हनी सिंह का तो करियर खराब हुआ इन्हीं ड्रग्स की वजह से, और पर्दे से कई महीने तक दूर रहना पड़ा उनको। ड्रग्स रैकेट में ममता कुलकर्णी का नाम भी उछला था, आपको याद होगा। और प्रतीक बब्बर, राज बब्बर के बेटे हैं ये, इन्हें भी ड्रग्स की लत, ये बात खुद प्रतीक बब्बर ने एक बार कबूली थी। तो इस तरीके का ये रिश्ता है बॉलीवुड का ड्रग्स के साथ। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, दो सहयोगी मेरे लगातार पल पल का अपडेट हम तक दे रहे हैं। जरा जानते हैं मनोज वर्मा से गौरव आर्या जिस तरीके से रिया को ड्रग्स पहुंचाता था, ये एक एंगल सामने निकल कर आया सुशांत की मौत के मामले में। और गौरव आर्या से कल पूछताछ, आज फिर पूछताछ, क्या तस्वीर साफ हो रही है इस पूछताछ से मनोज? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, गौरव आर्य अभी भी ईडी ऑफिस के अंदर है और उससे लगातार आज दूसरे दिन भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दूं कि अभी सिर्फ ईडी अपने सवाल गौरव आर्य से कर रहा है, जो कि सिर्फ ट्रांजैक्शन को लेकर होंगे, फाइनेंशियल सवाल होंगे जो ईडी गौरव आर्य से कर रहा है कि आखिरकार गौरव आर्य रिया को कब मिला था, कहां पर मिला था, किसके जरिए मिला था, और जो ड्रग्स की बातें सामने आई हैं उसको लेकर के बातें अभी की जा रही हैं, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इसके बाद एनसीबी भी गौरव आर्य को बुलाएगी, क्योंकि एनसीबी अपने आप में एक एजेंसी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। वो जब गौरव आर्य को बुलाएगी तब गौरव आर्य की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तब गौरव आर्य को ये बताना पड़ेगा कि जो ड्रग्स की बातें हो रही थी वो ड्रग्स आखिरकार कहां से आ रहा था, किसके थ्रू गौरव आर्य ड्रग्स जो है रिया को दे रहा था, और कौन कौन बॉलीवुड की हस्तियां हैं जो इस पूरे रैकेट के अंदर शामिल हैं। आपको बता दूं कि अभी भी जो ऑपरेशन है एनसीबी का वो लगातार चल रहा है। फिलहाल अभी 2 लोगों को लेकर आया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और लिंक कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के घर के अंदर जो ड्रग्स पहुंचा था वो किसके थ्रू पहुंचा था और कौन पहुंचा रहा था। और इस कहानी में कहीं ना कहीं डार्क नेट इसी वजह से मुझे लगता है जल्दी से मृत्युंजय का हम रुख करते हैं। मृत्युंजय, आप जहां डीआरडीओ का जो गेस्ट हाउस है मुंबई में उसके बाहर मौजूद है, अंदर सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, रिया चक्रवर्ती के माता पिता अंदर मौजूद हैं, भाई शोभिक चक्रवर्ती अंदर मौजूद हैं, सिद्धार्थ पिठानी अंदर मौजूद हैं। ये वो तमाम लोग, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, जिनसे लगातार पूछताछ सीबीआई कर रही है। इसमें चाहे पैसे के लेन देन का मामला हो या फिर ये ड्रग्स एंगल हो, सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ इंटरलिंक है। और यही बड़ी चुनौती जांच एजेंसियों के सामने इस गुत्थी को सुलझाने की। मृत्युंजय जी बिल्कुल, और ये जांच कर रही है सीबीआई। इसके तमाम पहलुओं में से एक बड़ा पहलू ड्रग्स का है, चाहे वो मौत का मामला देख रही हो, सुसाइड का मामला देख रही हो, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला देख रही हो, लेकिन साथ ही साथ ड्रग्स, डिप्रेशन, पैसा, ये तमाम एंगल से सीबीआई जांच कर रही है। उसमें ड्रग्स एक ऐसी कड़ी है जो कहीं न कहीं लिंक हो रही है और ये पूरा नेक्सस समझ में आ रहा है, और ये नेक्सस बहुत दूर तक फैला हुआ है। व्यापक तौर पर तो ये पूरे बॉलीवुड में फैला हुआ है, जैसा सहयोगी मनोज ने बताया कि एक शिकंजा कसने की कोशिश वहां भी हो रही है, वो एनसीबी द्वारा हो रही है, लेकिन यहां सीबीआई जो काम कर रही है वो ड्रग्स, डिप्रेशन, पैसा, 8 जून की कहानी, इन तमाम विषयों को ध्यान में रखकर हो रही है। आज देखिए, पहली बार जब से सीबीआई मुंबई में पहुंची है, पहली बार इंद्रजीत चक्रवर्ती सीबीआई के सामने पहुंचे हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के पापा, संध्या चक्रवर्ती भी, माता पिता दोनों रिया चक्रवर्ती के पहली बार सीबीआई के सामने है। सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। और जो बात यहां पर कह रहे थे मृत्युंजय कि देखिए ड्रग्स भी, डिप्रेशन भी, पैसे का लेन देन भी, आज सीबीआई की पूछताछ किस किस से चल रही है? इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के माता पिता हैं। इसके अलावा शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का भाई, कुल 9 लोग हैं आज जिनसे पूछताछ चल रही है। सिद्धार्थ पिठानी, इससे पिछले कुछ दिनों से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। नीरज सिंह, हेल्पर सुशांत सिंह राजपूत का, केशव, कुक, ये वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर थे उस दिन जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी। श्रुति मोदी, पूर्व मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत की, सैमुअल मिरांडा, इनके नाम हैं बाकायदा सैमुअल मिरांडा के, श्रुति मोदी के एफआईआर में। और सुवेद लोहिया, ये एक नया नाम जो सामने निकल कर आया है। कल से इससे भी पूछताछ सीबीआई ने शुरू कर दी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने आएगा और साथ ही साथ उम्मीद ये कि बॉलीवुड में ड्रग्स का जो काला सच है उसे भी उजागर करके जाएगा। भारत ने चीन को करारा जवाब दिया तो चीन बिलबिला गया है। और देखिए, भारत और चीन के बीच जिस तरीके की तनातनी बनी हुई है, जिस तरीके का तनाव है, उसी पर लगातार नजर बनी हुई है सरकार की। एक्शन में सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेनाध्यक्ष समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं।
रक्षा मंत्रालय में ये बैठक चल रही है, चीन पर ये बैठक चल रही है। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। जरा समझते हैं प्रणय उपाध्याय से कि किस तरीके का असेसमेंट अभी भारत और चीन के बीच जिस तरीके का तनाव चल रहा है उसके मद्देनजर इस बड़ी जो बैठक चल रही है जिसमें आला अधिकारी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ क्या असेसमेंट चल रहा है, क्या मंथन चल रहा है? रोमाना, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय में सिचुएशन रूम जो है वहां ये बैठक चल रही है। सिचुएशन रूम की बैठक के मायने अलग होते हैं रोमाना, क्योंकि उसमें जो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं उन पे किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, क्या क्या भारत के सामने ऑप्शंस हैं, क्या किया जा सकता है, क्या होना है, जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं उनका सिचुएशन रूम में असेसमेंट होता है। इसलिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग है जिसके अंदर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों मौजूद हैं। इसमें एनएसए मौजूद हैं। आपने जिन अधिकारियों के नाम लिए हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत से लेकर सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे और डीजीएमओ खुद मौजूद हैं, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। क्या क्या ऑपरेशंस के अंदर जो सिचुएशंस हैं, जो डिफरेंट इनपुट्स आए हैं इस दौरान, उन सारी चीजों का असेसमेंट इस समय किया जा रहा है। ये खासी महत्वपूर्ण रिव्यू मीटिंग है। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछने जा रही हूं, क्या चीन के साथ सीमित युद्ध इस विकल्प पर भी चर्चा हो रही है इस बैठक में? क्योंकि देश के मन में यह सवाल है, चीन के साथ सीमित युद्ध, क्या इस विकल्प पर चर्चा हो रही है? रोमाना, भारत कभी भी युद्ध के विकल्प को चुनता नहीं है। भारत के ऊपर युद्ध अगर थोपा जाता है तो भारत उस पर माकूल कार्रवाई करता है। इस मामले में यह चीन को तय करना है कि अब वो बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता निकालना चाहता है या नहीं निकालना चाहता है, क्योंकि बीते 4 महीनों से जो बातचीत की कवायद चल रही थी, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एंगेजमेंट्स हो या मिलिट्री लेवल के ऊपर, कमांडर लेवल के एंगेजमेंट्स हो, उसमें चीन ने जो भी वादे और इरादे किए, जरूर बातें जरूर की उसने, लेकिन जमीन पर ट्रांसलेट नहीं हुआ। जमीन पर क्या ट्रांसलेट नहीं हुआ? कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन, यानी सैनिकों के बीच में जो आमने सामने की स्थिति है उसे कम करना, और जो सैन्य जमावड़ा और मोर्चाबंदी चीन ने बीते 4 महीनों के दौरान बढ़ाई है उसे कम करना। इसके बदले चीन अलग अलग मोर्चे खोलता चला गया। गलवान घाटी के बाद उसने देप्सांग के अंदर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई, उसने नए हेलीपोर्ट बनाए, उसने इसके अलावा जो उसने मिसाइलें तैनात की। इसके अलावा ये जो 29 और 30 अगस्त की मध्यरात्रि का हुआ वो भी एक नया मोर्चा खोलने का ही मंसूबा था। ये बात अलग है कि अब की बात भारतीय सेना ने उसे जवाब दिया और चीन अब बिलबिला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय उपाध्याय इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, लद्दाख इलाके में भारत ने चीन को अपनी ताकत दिखा दी। चीन की सेना 29-30 अगस्त की रात के अंधेरे में सीमा पर मौजूदा हालात को बदलने की तैयारी में थी, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए न सिर्फ चीन की साजिश को नाकाम किया बल्कि अपने इलाके पर मजबूत पकड़ अपनी कर ली। एक बार फिर चीन ने मुंह की खाई, एक बार फिर चीनी साजिश नाकाम। यह पेंगोंग लेक का इलाका जहां फिंगर एरिया में फिंगर 4 तक चीन कब्जा करके बैठा है। ये पेंगोंग का उत्तरी इलाका है, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों का निशाना पेंगोंग लेक के दक्षिण में था। लेकिन भारतीय सैनिकों के पलटवार से चीन पस्त हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पलटवार में भारत ने इलाके के 2 सामरिक महत्व के दर्रों पर अधिकार जमा लिया। एक दर्रा है रेकिन पास जो चुशुल के नजदीक है, दूसरा है हेनान कोस जो पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिण में है। ये दोनों इलाके ऊंचाई पर हैं, जहां से इस इलाके को डोमिनेट किया जा सकता है। भारतीय सेना कम से कम 4 किलोमीटर पूर्व की ओर बढ़ गई है। हालांकि हम अब भी एलएसी के अंदर ही हैं। चीनी साजिश थी कि पश्चिम की तरफ अपनी सीमा बढ़ाए। भारतीय सैनिकों ने ये साजिश नाकाम कर दी। संघर्ष बढ़ने पर बैठक हुई, हालांकि अभी साफ नहीं है कि क्या नतीजा निकला। भारत का कहना है कि चीन ने घुसपैठ की कोशिश की जिससे नाकाम कर दिया गया। वहीं चीन का कहना है भारत चीन की सीमा में दाखिल हो गया है। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बीच 29-30 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि में पीएलए सैनिकों ने सैन्य एवं राजनयिक वार्ताओं के दौरान बनी पिछली आम सहमति का उल्लंघन किया और उकसाऊ सैन्य कदम उठाते हुए सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। हालांकि सतर्क भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर पीएलए सैनिकों की इस उकसाऊ कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। भारतीय सैनिकों ने भारत और चीन के बीच बहुस्तरीय वार्ता में पहुंची सहमति का उल्लंघन किया है। उन्होंने सोमवार को फिर से सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया और जानबूझकर उकसाया। चीन इस कृत्य का कड़ा विरोध करता है और भारत से आग्रह करता है कि वो तुरंत अपने सैनिकों को एलएसी पार से वापस बुलाए। मई महीने की शुरुआत से ही पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनातनी चल रही है, जिसकी शुरुआत 5-6 मई को फिंगर एरिया में हुई झड़प से हुई।
इसके बाद 15-16 जून की रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। तभी से दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर पर 1.5 दर्जन बैठक हो चुकी हैं, लेकिन तनाव जारी है। इस बीच दोनों ही देशों की सेनाओं ने पूरी 3488 किलोमीटर लंबे LAC पर यानी पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सैनिकों, टैंक, तोप, मिसाइल और हैवी सैन्य मशीनरी का जमावड़ा कर रखा है, जिससे हालात तनाव के बने हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, दोनों रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड SP सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है जल्दी से दोनों से मेरा सवाल एक ही है कि एक तरफ भारतीय सेना बॉर्डर पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देती है, और अब जो अपडेट कुछ देर पहले प्रणय उपाध्याय हमें दे रहे थे कि रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक जिसमें खुद रक्षा मंत्री मौजूद हैं, विदेश मंत्री मौजूद हैं, बाकी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। क्या असेसमेंट है आपका मेजर जनरल SP सिन्हा? पहले आप। मेरा अनुमान ये है कि सरकार की ये इच्छा शक्ति का प्रदर्शन है। सरकार पूरी जो ग्राउंड पे सिचुएशन पे जो स्थिति है उसका रिव्यू कर रही है। दुश्मन क्या कर सकता है, हम इस स्थिति में क्या क्या कर सकते हैं, और वर्स्ट सिनेरियो के लिए क्या हम पूरी तरह से सक्षम हैं, तैयार हैं, इसका रिव्यू हो रहा है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है और किस तरह से हम चीन के चुनौती को स्वीकार करके उसको परास्त कर सकते हैं। देखिए, जो अभी जो साउथर्न साइड में जो हमने ये अपना प्रदर्शन किया है, ये बहुत अनोखी बात है कि हमने ऑफेंसिव डिफेंस का प्रदर्शन किया है। इसका मतलब है हम प्रोएक्टिव मोड में गए हैं, और चीन इसके पहले की ब्लैक टॉप हिल को कैप्चर करता, हम प्रिएम्प्टिव मोड में हम लोग अपने विकास रेजिमेंट के ट्रुप्स को वहां पोजीशन करिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने चीन को उसके ही शैली में, उसके ही भाषा में जवाब दिया है। टिट फॉर टैट जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करते हुए हमने चीन को बहुत ही कड़ा संदेश दिया है। देखिए, चीन की कितनी खतरनाक चाल थी कि जो पैंगोंग के साउदर्न साइड पे अपना एक फुटप्रिंट बना के वो पूरा फिंगर 1 से 8 पूरी तरह से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, और पूरा पैंगोंग सो लेक का पानी, पूरा पैंगोंग सो लेक हथियाने की कोशिश कर रहा था। हम लोग को ज्ञात होना चाहिए कि पैंगोंग सो का 1/3 हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान के पास है, 2/3 हिस्सा जो है वो चीन के पास है। तो एक झटके में 8 फिंगर, एक झटके में पैंगोंग सो लेक और साउथ पे पैंगोंग सो पे अपना फुटप्रिंट बनाने की कोशिश। ये नापाक मंसूबे थे ना चीन के, इसी पर तो पानी फेर दिया है भारत ने, इसी वजह से चीन की ये तिलमिलाहट। और वही रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। मेजर जनरल AK सिवाच, आपका असेसमेंट सर? देखो, मैं तो इसको इस तरीके देखता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कि एक्शन हमने 29-30 अगस्त को किया, तो ये 5 मई के बाद जो सिचुएशन भारत और चीन के बीच में चल रही है, सबसे पहला प्रोएक्टिव एक्शन है और बहुत काबिले तारीफ है। जिस प्रकार से भारत की फौज ने 29-30 अगस्त को, जो आपको पता है साउथ पैंगोंग सो के अंदर जो हेलमेट टॉप है, वो एक प्रकार से ऐसा पहाड़ है जो कि पूरे इलाके को डोमिनेट करता है, और इसी के साथ ब्लैक टॉप। जिस प्रकार से चीन के जवान उसको आके कैप्चर करना चाहते थे और उसके ऊपर अपना जमावड़ा बनाना चाहते थे, अगर चीन वहां पर सक्सेसफुल हो जाता तो सदन जो है पैंगोंग सो में भी उसका काफी हद तक जो है एक प्रकार के प्रभाव बढ़ जाता। और क्योंकि वहां पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों स्ट्रेटेजिकली वो त्रिशूल वाली आपके प्लेन को डोमिनेट करता है। इसी प्रकार से जो रोड आ रही है लेह की, दरबुक की, डमचौकी को डोमिनेट करता है, और कहीं ना कहीं लुकुंग जहां से आप वोट डालते हैं अपने लॉन्च पैड है लेह के लिए, वो डोमिनेट। मगर भारत के जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है जिसको विकास बोलते हैं, उसने इसको नाकाम कर दिया और ये ऑक्यूपाई कर ली पहले, इससे पहले कि चीन आए, प्रीएम्प्ट कर दिया। तो एक प्रकार सबसे बहुत ही अच्छा एक्शन, प्री एक्टिव एक्शन, प्री एम्प्ट करके और एक ऑफेंसिव एक्शन को दर्शाया है। 5 मई के बाद पहला एक्शन है जो बहुत ही काबिले तारीफ है भारत का। बिल्कुल सर, सेना ने प्रीएम्प्ट किया, सेना ने एक्शन लिया, लेकिन मैं अब ये समझना चाहती हूँ कि यहाँ से आगे अब आपको क्या रास्ता नजर आ रहा है? मेजर जनरल SP सिन्हा, अगर पहले आपके पास आऊं कि यहाँ से अब पॉलिटिकल लीडरशिप भी आपको लगता है क्या कि कुछ प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकती है चीन के मद्देनजर? एकदम। ये देखिए, कोई भी, ये हिंदुस्तान प्रजातंत्र है, यहाँ कोई भी मिलिट्री भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जाता है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा लिया जाता है। CCS, कैबिनेट
सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के द्वारा लिया जाता है। तो अभी जो मीटिंग चल रही है जिसमें NSA, CDS और जो डिफेंस मिनिस्टर, ये सब लोग जो अटेंड कर रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। और देखिए, फौज में हम लोग को सिखाया जाता है कि कैटर फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। जब वर्स्ट केस के लिए आप तैयार होते हैं तो बाकी कंटीजेंसी का तो आपको ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वर्स्ट केस हो सकता है कि चीन ऑफेंसिव मोड में आ सकता है। यदि ऐसा आएगा तो पहले तो आ नहीं सकता है, लेकिन ऐसा आएगा तो उसके लिए पूरी तरह से जो ऑपरेशन प्लान है उसका रिव्यू हो रहा है। और देखिए, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि चीन को हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ युद्ध करे। गलवान वैली में जो 16 बिहार रेजिमेंट का जो शौर्य प्रदर्शन है, उसने चीन के पूरे ट्रुप्स का नींद हराम कर दिया है। और मैं इतिहास गवाह है कि 1962 के बाद चीन ने कोई जंग नहीं जीता। 1967 में मुंह की खानी पड़ी, 1987 में मुंह की खानी पड़ी, वियतनाम में से छोटे देश से चीन हारा। तो आप एक युद्ध बताइए जहां पर चीन जीता है? एकदम नहीं। दूसरी बात जो है कि चीन का वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चीन के जो ट्रुप्स हैं वो भयभीत रहते हैं, मौत से जूझना नहीं जानते, अपने जिंदगी का बलिदान करना नहीं जानते। ऐसा सिपाही जो कि मौत से भयभीत होकर युद्ध क्षेत्र में आता है वो लड़ नहीं सकता। हिंदुस्तान के जवान तो मौत का आलिंगन करते हैं, वो जानते हैं कि हम मौत के लिए हमेशा तैयार हैं। तो दोनों आर्मी में फर्क है। इंडियन आर्मी की प्रोफेशनल आर्मी है, चीन की पपेट आर्मी है, नॉन कॉम्बैट प्रूवन आर्मी है, एक डरपोक आर्मी है, एक भयभीत आर्मी है, एक आर्मी जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक्सटेंशन है। तो एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, ब्लैक टॉप का इंपॉर्टेंस। ब्लैक टॉप हिल जो है, देखिए माउंटेन में जो भी हाइट पे बैठता है उसको टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है, जो नीचे सर पे प्लेन्स पे रहता है उसको एडवांटेज नहीं मिलता। तो ब्लैक टॉप हिल पे यदि चीन पहुंच जाता तो वो हमारे पूरे चुशुल वैली को डोमिनेट करता, उसके बाद चुशुल को ले लेता, उसके माध्यम से ले पहुंच जाता, DSDBO रोड का इस्तेमाल करके पूरा नॉर्थ SSN सब सेक्टर नॉर्थ तक पहुंच जाता। आप जो बात कह रहे हैं ना, आप जो बात कह रहे हैं मेजर जनरल SP सिन्हा, दरअसल मैं वही बात आगे बढ़ाना चाह रही थी। मुझे लगता है मेजर जनरल AK सिवाच के पास चलते हैं, वो तो इन इलाकों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सिवाच सर, आप बताइए जरा दर्शकों को, स्ट्रेटेजिकली फिलहाल जिस तरीके से 29-30 अगस्त को भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया, उसके बाद स्ट्रेटेजिकली क्या भारतीय सेना एक एडवांटेजेस पोजीशन पर है? बिल्कुल। देखो, मैं तो वहां पर 2 साल चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं, 14 कोर में, लेह लद्दाख में 2011-12 में। इसमें कोई शक नहीं कि जो 29-30 अगस्त की रात को जो हमने अभी अपना हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप को अपने कब्जे में कर लिया है, इससे स्ट्रेटेजिकली हमारे को बहुत फायदा है पेंगोंग के साउथ में, क्योंकि अब हम इसको डोमिनेट कर सकते हैं। पेंगोंग का अपना जो पूरा लेक और कहीं ना कहीं जो नॉर्थ है इसका पेंगोंग का जहां फिंगर एरिया, वहां तक का इलाका हम इसको डोमिनेट कर सकते हैं। और जो हम दूसरा कर सकते हैं, चीन जो है लेक के अंदर कोई भी अपनी बोट को नहीं चला पाएगा, और क्योंकि हम इस इलाके को बिल्कुल डोमिनेट करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्शन भारत ने किया प्रीएम्प्टिव। दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे कि अभी हमारे पास क्या विकल्प है, देखो भारत युद्ध नहीं चाहता, भारत युद्ध के लिए तैयार है। भारत की एक ही कंडीशन है कि आप यथास्थिति अप्रैल 2020 की करें। अगर आप नहीं करते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व हो। अगर नहीं होता तो हमें किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और उसके अंदर सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके अंदर अप्रैल 2020 ये बेसलाइन जो भारत की तरफ से साफ कर दी गई है, उसी स्थिति में चीन को जाना होगा, उससे कम भारत को कुछ मंजूर नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी यादें, उनके काम हमेशा हमारे बीच रहेंगे। आज लोधी रोड शमशान गृह पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट।
उल्टा करके तोड़ दीजिए, ऊपर से उल्टा उल्टा राम नाम सत्य।